हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, सबसे पहला आपका टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड टॉपिक है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब किस तरीके से इनके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट किस तरीके से फ्यूज होते हैं और किस तरीके से एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। इसके बाद आपका प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, किस तरीके से प्रेगनेंसी होगी और 9 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से चेंजिंग आते हैं, किस तरीके से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, किस तरीके से बेबी का बर्थ होता है और लैक्टेशन किस तरीके से मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। एज यू आर अवेयर, तो आप सब जानते हैं, आप अवेयर हो, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमन जो होता है उसके अंदर सेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसके अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों पार्टनर की ज़रूरत हो, और जब दोनों पार्टनर का गैमीट मिल करके एक नई सेल की फॉर्मेशन करे और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो। तो ह्यूमन के अंदर आपको पता है, आप सब जानते हो कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन होने से पहले कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से इवेंट रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन में जरूरी होते हैं और कौन कौन से इवेंट इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहला इवेंट है आपका गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले भैया ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें गैमीट बनना जरूरी है। गैमीटो मीन गैमीट और जेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का बनना। तो जैसे कि अगर मेल होगा तो मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, स्पर्म एक गैमीट है, और ओवम जो होगा फीमेल के अंदर ओवम गैमीट बनेगा। तो आपका जो गैमीट क्या होता है, गैमीट एक सेल होती है जिसके पास में एबिलिटी होती है एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने वाली। तो स्पर्म के एक मेल सेल है, मेल जर्म सेल है, और आपका जो फीमेल के अंदर है वो ओवम है जो गैमीट है आपका। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इसके बाद जैसे ही स्पर्म बनेगा इधर ओवम बनेगा, मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, फीमेल के अंदर ओवम बनेगा। तो मेल का जो गैमीट होगा स्पर्म वो ट्रांसफर होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, जब मेल और फीमेल का गैमीट जब आपस में फ्यूज होंगे, दोनों गैमीट आपस में मिलेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जाने वाली प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलेंगे, और दोनों गैमीट को मिलने वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आपका गैमीट बना, फिर मेल गैमीट फीमेल के अंदर ट्रांसफर हुआ, फिर दोनों गैमीट फ्यूज हुए, दोनों गैमीट मिले, इसके बाद में दोनों गैमीट ने मिलकर के क्या बनाया, एक सेल बनाई, जिस सेल को हम क्या नाम देंगे, जाइगोट। तो आपका स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ओवम भी हैप्लॉइड होता है, जाइगोट जो बनता है वो कैसा बनता है, डिप्लॉइड बनता है। इसके बाद क्या होगा, जो जाइगोट होगा ये आगे फॉर्मेशन करेगा, इसके अंदर क्लीवेज होगा, सेल का डिवीजन होगा, सेल डिफ्रेंशिएट होंगी और डेवलप हो जाएंगे आपका ब्लास्टोसिस्ट में। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर वो डेवलप हो जाएगा एंड अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, और जैसे ही वो यूट्राइन वॉल के साथ में अटैच होगा उसे हम नाम देंगे इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा वो यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है, उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यहाँ पे केवल आपको इंट्रोडक्शन बेस में दिया हुआ है, आगे आप कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आपका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, फिर के इम्प्लांटेशन होने के बाद में बेबी का जो डेवलपमेंट होगा, मतलब एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, और उसे हम गेस्टेशन बोलते हैं। गेस्टेशन का मतलब जो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पीरियड को हम गेस्टेशन बोलते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और बेबी का डिलीवर कैसे होगा, और बेबी की डिलीवरी होने वाली प्रोसेस को हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं पास्चुरेशन। तो यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। तो आप ये रिप्रोडक्टिव इवेंट तभी कर पाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्यूबर्टी हमें देखने को मिले। तो जब तक कोई भी ह्यूमन या मेल या फीमेल उसके अंदर प्यूबर्टी नहीं होगी तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। रिप्रोडक्शन तभी होगा जब वो प्यूबर्टी में एज में आ जाएगा। इसके बाद आपका
देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। तो आप देखते हो रिमार्केबल डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल में, जो हमें दूर से ही दिखाई देते हैं। हम मेल को भी देख के फीमेल को भी देख के पता लगा लेते हैं कि भाई मेल है या फीमेल है, तो उनके अंदर अपने आप डिफरेंस दिखते हैं आपको दूर से ही। इसके बाद आपका एग्जाम्पल में बात करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। तो अगर जो मैन की बात करें हम, मैन के अंदर लगातार स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहती है। तो अगर ओल्ड मैन है, प्यूबर्टी एज से लेकर के जब से मैन के अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हुआ है, उससे उसके मरते टाइम तक, जब तक वो बूढ़ा होगा, उससे भी मरते टाइम तक जो उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहेगी। बट ओवम के केस में हम क्या देखते हैं, वोमेन के अंदर अराउंड एज ऑफ 50, केवल 50 वर्ष के आसपास, 45 से 50 वर्ष के आसपास तक ओवम रिलीज होता है। इसके बाद आपका लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम आगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन की अगर बात करें हम, ये हमारी थाई बोन है, ठीक है। थाई बोन के ऊपर यहाँ पे पेल्विक गिल्डल होते हैं, और पेल्विक गिल्डल के बीच में जो ये कैविटी है, ये वाली कैविटी, ये ह्यूमन बॉडी हो गई। जो ये वाली कैविटी है आपकी, ठीक है, इस वाली कैविटी को जो नाम देंगे हम, वो नाम देंगे पेल्विस रीजन। तो आपका जो ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन के अंदर होता है, पेल्विस कैविटी में होता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो इंक्लूड की अगर बात करें तो हम इसके अंदर सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिज हमें देखने को मिलेंगे पेयर में, एलोंग विद इसके साथ साथ एसेसरी डक्ट होंगी। डक्ट का मतलब ट्यूब्स, जितनी भी ट्यूब्स हैं उसके अंदर जो नसेसरेबल ट्यूब्स हैं वो सारी ट्यूब्स होंगी। इसके साथ साथ एसेसरी ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स भी हमें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब बाहर वाला ऑर्गन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व करते हैं, टेस्टिज इन्वॉल्व करता है, एसेसरी डक्ट इन्वॉल्व करती हैं, ग्लैंड्स इन्वॉल्व करते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन्वॉल्व करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अभी एक एक करके, अब टेस्टिज पहले, फिर एसेसरी डक्ट, फिर ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम टेस्टिज के बारे में। तो ये जो है वो आपका डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पे ये साइड का कट सेक्शन व्यू दे रखा है आपको, साइड से कट सेक्शन व्यू दे रखा है। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला आपका टेस्टिज है, ये पोर्शन आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया का है, और यहाँ पे आपकी ग्लैंड्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेस्टिज की। टेस्टिज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्कॉर्टम। टेस्टिज जो होते हैं, टेस्टिज हमारी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मतलब पेट वाली कैविटी के आउटसाइड में, बाहर में देखने को मिलेंगे। और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होते हैं, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्कॉर्टम, ठीक है। स्कॉर्टम क्या काम करता है, स्कॉर्टम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिज। स्कॉर्टम जो होता है, स्कॉर्टम की हेल्प से टेस्टिज का टेम्परेचर लो होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो हो जाएगा नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और जो टेम्परेचर कम होना जरूरी है, क्योंकि जब ये टेम्परेचर कम होगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अगर टेम्परेचर नहीं हुआ तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, स्पर्म बनेगा नहीं। तो स्कॉर्टम क्या काम कर रहा है, मान लो नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी का। तो टेस्टिस के अंदर जब टेम्परेचर हमारा 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा तभी स्पर्म की फॉर्मेशन हो सकती है, और नहीं तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। और इसके अंदर इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, टेम्परेचर को लोअर करने का काम कौन कर रहा है, स्कॉर्टम। स्कॉर्टम जो आपकी ये वाली कैविटी है, मैं ब्लू कलर से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्कॉर्टम ये वाली कैविटी है यहाँ पे। तो स्कॉर्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी कैविटी नहीं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक हम बोल सकते हैं एक पाउच है स्कॉर्टम, जिसके अंदर टेस्टिस कवर है। इसके बाद है अडल्ट के अंदर देखते हैं, ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। तो टेस्टिस जो होता है वो ओवल शेप में होता है, वो अंडाकार शेप में होता है, विद ए लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और
टेस्टिस जो होती हैं कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ये एक लेयर्स के थ्रू कवरिंग होते हैं। तो एक लेयर का नाम है जो टेस्टिस की बाहर वाली लेयर है। टेस्टिस पाउच में तो सिकॉर्टम के अंदर है। टेस्टिस की जो बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम ट्यूनिका अल्बुगिनिया बोलते हैं। ट्यूनिका अल्बुगिनिया। तो टेस्टिस की कवरिंग लेयर जो आपकी है ट्यूनिका अल्बुगिनिया। तो यहाँ से अब देखेंगे टेस्टिस के कंपार्टमेंट के बारे में, टेस्टिस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखते हैं हम टेस्टिस। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट। अगर हम प्रत्येक टेस्टिस के अंदर देखते हैं तो हमें उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं, और प्रत्येक कंपार्टमेंट को जो नाम देंगे हम वो नाम देंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। इससे आगे देखते हैं तो प्रत्येक कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम, छोटा सा डायग्राम मान लो मैंने ये हमारा टेस्टिस है। तो इस टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट बने होंगे आपके ऐसे, एक कंपार्टमेंट, 2 3 4 5 6 100। तो इस तरीके से जैसे एक बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़ी बिल्डिंग में छोटे छोटे एक रो में रूम लग रहे हैं, रूम बने हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कंपार्टमेंट, ये हिस्से बने हुए हैं, और ये हिस्से कितने होते हैं, 250 हिस्से होते हैं टेस्टिस के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। ईच लोब्यूल कॉन्टेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड। अब जो मैंने एक कंपार्टमेंट बताए थे आपको अभी, यहाँ पे ये टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होता है, एक कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3, इस तरीके के 250 कंपार्टमेंट है टेस्टिस के अंदर। अब एक कंपार्टमेंट के अंदर हम देखेंगे तो हमको इस तरीके से 3 कॉइल्ड ट्यूब देखने को मिलेंगी, 1 से 3। यहाँ पे इस तरीके से मैंने 3 ट्यूब बनाई हैं, इस तरीके से आपको कॉइल्ड ट्यूब देखने को मिलेंगी। सॉरी, 1 मिनट। इस तरीके से आपको कॉइल्ड ट्यूब देखने को मिलेंगी। तो ये कॉइल्ड ट्यूब जो होंगी, ये वाली कॉइल्ड ट्यूब जो बनाई है, ये वाली कॉइल्ड ट्यूब इस एक कंपार्टमेंट के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से 250 कंपार्टमेंट के अंदर, सभी के अंदर अलग अलग तरीके से, इसी तरीके से 1 से 3 तक, एक भी ट्यूब हो सकती है किसी किसी कंपार्टमेंट में, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। कॉइल्ड ट्यूब मतलब घुमावदार ट्यूब हमें देखने को मिलेंगी। जिस ट्यूब को जो नाम देंगे वो नाम देंगे हम सेमी फर्नस ट्यूबल्स। तो सेमी फर्नस ट्यूबल्स होती हैं इनके अंदर। और सेमी फर्नस ट्यूबल्स के बारे में अब आगे बात करते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। सेमी फर्नस ट्यूबल्स क्या काम करती हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। ईच सेमी फर्नस ट्यूबल्स इज लाइंड इन आउटसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेमी फर्नस ट्यूबल्स के पास में 2 टाइप्स की सेल पाई जाती हैं। सेल्स को जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ आपको, मान लो हमारे पास में ये सेमी फर्नस ट्यूबल्स का कट सेक्शन है। हमने सेमी फर्नस ट्यूबल्स को ट्रांसफर सेक्शन में कट किया, तो इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके की सेल देखने को मिलेंगी, जो मैंने आपको, अब मैंने ये सेल बनाई है यहाँ पे लॉन्ग सेल। इनको जो नाम देते हैं हम, इनको नाम देते हैं सर्टोली सेल। ये आपकी सर्टोली सेल है। और जो मैंने आपको अब यहाँ पे दूसरे कलर में जो ये सेल बनाई है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो आपकी सेल होंगी ये वाली सेल, तो यहाँ पे आपकी मेल जर्म सेल देखने को मिलेंगी। मेल जर्म सेल, ये वाली सेल। तो मेल जर्म सेल क्या काम करेंगी, मेल जर्म सेल, ये मेल जर्म सेल हैं जो मैंने बैंगनी कलर से बनाई है, और जो ब्लू कलर से बनी है ये सेल आपकी सर्टोली सेल। तो यहाँ पे आपकी जो होंगी, इस ऐसे ही इसमें यहाँ पे जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ इससे, यहाँ पे आपकी सारी सेल्स मेल जर्म सेल देखने को मिलेंगी, और जो ये वाली सेल है ये आपकी सर्टोली सेल है। ठीक है। मेल जर्म सेल क्या काम करेंगी, मेल जर्म सेल के अंदर सबसे पहले डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद में वो क्या काम करेंगी, सबसे पहले डिवीजन होगा आपका, वो अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले 2 बार जो इसके अंदर होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके बाद में जो होगा इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, और मियोटिक डिवीजन की बाद में ये स्पर्म की फॉर्मेशन कराएगी। तो जो आपकी मेल जर्म सेल है वो स्पर्म की फॉर्मेशन कराएगी, और जो सर्टोली सेल होती है वो मेल जर्म सेल को क्या काम करती है, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो मैंने अभी बताया था मेल जर्म सेल के अंदर जब मियोटिक डिवीजन होगा तो सबसे पहले मेल जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर को इंक्रीज करती है, अपने नंबर को बढ़ाती है। इसके बाद में इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। जैसे ही मियोटिक डिवीजन होता है तो फाइनली वो स्पर्म की फॉर्मेशन करती है। और सर्टोली सेल जो होती है आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। इसके बाद आपका द रीजन्स आउटसाइड द सेमीफर्नस ट्यूबल्स कॉल्ड इंटेस्टिनल स्पेस।
अब मैंने आपको सेमीफलनस ट्यूबुल्स बताई थी इस तरीके से, ये भाई जो सेमीफलनस ट्यूबुल्स है कॉइल्ड ट्यूबुल है। तो आप कॉइल्ड ट्यूबुल जो देख रहे हो यहाँ पे, इनके बीच बीच में स्पेस है, जैसे कि मैं आपको ग्रीन कलर से स्पेस दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे इनके बीच बीच में स्पेस है। तो ये स्पेस है, जो इस स्पेस के बीच में बहुत सारी आपको सेल देखने को मिलेंगी, अलग अलग टाइप की सेल देखने को मिलेंगी। तो इसके पास में कुछ सेल होती हैं, जिन सेल को हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर बोलेंगे लीडिंग सेल। और इसके साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो लीडिंग सेल और या इसे हम नाम दे सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। तो लीडिंग सेल जो होगी आपकी सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन टेस्टिकुलर हार्मोन, ये कुछ टेस्टिकुलर हार्मोन को सीक्रेशन करती है। जैसे कि आपका टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो हार्मोन है वो क्या काम करता है आपका, एंड्रोजन हार्मोन हमारा वर्क करता है, ये मेल के अंदर जितने भी चेंजिंग हमें देखने को मिलती हैं प्यूबर्टी एज पे, वो सारे एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। इस इंटेस्टिनल स्पेस के अंदर इस लीडिंग सेल के साथ साथ में और भी आपको कुछ कॉम्पिटेंट सेल देखने को मिलेंगी। तो अब बात करते हैं हम मेल एसएसडी डक्ट के बारे में। तो डक्ट कौन कौन सी हैं, जो सेक्स एसएसडी डक्ट हैं, जो कि इसके अंदर डक्ट इन्वॉल्व होती है। तो डक्ट के अंदर आपको 4 टाइप की डक्ट देखने को मिलेंगी। सबसे पहली आपकी रीड टेस्टिज है, वासा एफ्रेंसिया है, एपिडाइडाइमिस और आपका है वास डिफरेंस। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम में ये टेस्टिज वाला पार्ट है, ये टेस्टिज के कंपार्टमेंट दे रखे हैं आपको, ये अलग अलग कंपार्टमेंट दे रखे हैं। जैसे ही कंपार्टमेंट से जाएंगे तो आपको कुछ छोटी छोटी ट्यूब देखने को मिलेंगी। ये ट्यूब है सबसे पहले रीड टेस्टिज। तो जैसे ही टेस्टिज से ट्यूब, छोटी छोटी ट्यूब सारी कहाँ पे मिलेंगी, रीड टेस्टिज में। रीड टेस्टिज प्रत्येक कंपार्टमेंट से अलग अलग ट्यूब जा रही हैं, जिसे हम रीड टेस्टिज नाम दे रहे हैं। ये रीड टेस्टिज आपकी एक कलेक्शन पे मिलती है, जिस कलेक्शन को नाम देंगे हम एपिडाइडाइमिस। मतलब कि ये सारी जो ट्यूब होंगी एक ट्यूब में मिलेंगी जाकर के, और उस ट्यूब को नाम देंगे एपिडाइडाइमिस। और एपिडाइडाइमिस क्या काम करेगा, स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करेगा। और बीच में जो आपकी सेल, बीच में जो ट्यूब है रीड टेस्टिस के बाद में, बीच में छोटी छोटी ट्यूब जो होती हैं अलग अलग कंपार्टमेंट से निकलती हैं, उसे हम वासा एफ्रेंसिया नाम देते हैं। और जो आपका एपिडाइडेमिस है ये बाद में कहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वास डिफरेंस के अंदर। और वास डिफरेंस इस तरीके से बाहर की तरफ आएगा एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जा करके। तो देखिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे अब आपका द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, इसके अंदर आपकी ये 4 हैं डक्ट इन्वॉल्व हैं, ये अभी बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले सेमीफिनलस ट्यूबुल जो होती हैं, टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया, वो वासा एफ्रेंसिया में ओपन होगी थ्रू रीड टेस्टिस। तो सबसे पहले ट्यूब जो आएंगी, जो कंपार्टमेंट बने थे, कंपार्टमेंट से 250 कंपार्टमेंट से जो ट्यूब निकल के गई हैं, एक कंपार्टमेंट से एक ट्यूब निकलेगी, उसे हम रीड टेस्टिस बोलेंगे। और रीड टेस्टिस जो होगा वो किस में ओपन होगा, वासा एफ्रेंसिया में। वासा एफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस। वासा एफ्रेंसिया जो होगा वो टेस्टिस को लीव करेगा, टेस्टिस को छोड़ करके टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलेगा और एक ओपनिंग पे मिलेगा, जहां ओपनिंग पे डक्ट, सारी डक्ट का जो ओपनिंग होगा उसे नाम देंगे हम एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस जो होता है पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, मतलब पीछे वाले सरफेस पे होता है, पीछे वाले हिस्से पे होता है प्रत्येक टेस्टिस के पे। एपिडाइडमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट एक्सटेंड ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder। और जो आपका एपिडाइडमिस होगा अब वो वास्ट डिफरेंस की तरफ चलेगा, और वास्ट डिफरेंस जो होगा वो ऊपर की तरफ एब्डोमिन की तरफ जाएगा। एब्डोमिन मतलब पेट वाली कैविटी के पेट की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, और वहाँ से यूराइनी ब्लैडर के पास में पहुँचेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी बताता हूँ मैं डायग्राम से। तो वास्ट डिफरेंस जो है यहाँ से निकली आपकी, यहाँ से निकली और एब्डोमेन कैविटी की तरफ पहुँची, और ये आपकी यूराइनी ब्लैडर के पास में वहाँ तक पहुँची है, यूराइनी ब्लैडर के पास तक पहुँची है। इसके बाद आपका इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजिकल। तो यहाँ से एक डक्ट, एक एनोदर डक्ट मिलती है जो इस जितना भी यहाँ से स्पर्म निकलेगा उसको रिसीव करेगी, और वो ओपन होगी यूरेथ्रा में। उस डक्ट का नाम है एजैकुलेटरी डक्ट। तो एजैकुलेटरी डक्ट अभी बताऊंगा आपको डायग्राम के थ्रू। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। तो ये क्या काम करती है, ये डक्ट स्पर्म को सबसे पहले स्टोर करती है, उसके बाद में स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए आपका
अब यहाँ से ये वाली डक्ट जो आपकी यहाँ से ये वाली डक्ट, इस वाली डक्ट को जो नाम देते हैं वो एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इस वाली डक्ट को हम एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो आपका सबसे पहले स्पर्म यहीं पे स्टोर होता आकर के और बाद में इसके थ्रू बाहर निकलता। तो ये आपका यूरेथ्रा है, ये जो ट्यूब है आपकी यूरेथ्रा ट्यूब है। सेम जो आपका वास्ट डिफरेंस था वो यहीं तक था, वास्ट डिफरेंस यहीं तक था। इसके बाद में एजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ये इकट्ठा हो रहा है। पेनिस के अंदर जो ट्यूब है उसे हम देंगे यूरेथ्रा, और जो पेनिस वाला जो ओपनिंग है इसे नाम देंगे यूरेथ्रल, इसको नाम देंगे आप यूरेथ्रल मीटस। तो जो ओपनिंग है आपका पेनिस वाला ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग, इसे हम यूरेथ्रल मीटस नाम देंगे। तो इसके थ्रू जो स्पर्म होगा वो बाहर की तरफ छोड़ दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं पेनिस के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। ये आपको जो डायग्राम दे रखा है ये आपको एक सेमी फनलस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम दे रखा है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हमने कट सेक्शन किया और कट सेक्शन में देखा हमें कुछ सेल्स जो हमें देखने को मिल रही हैं। ये तो आपकी जो इंटेस्टिनल स्पेस के अंदर ये वाली सेल दे रखी है, इंटेस्टिनल स्पेस में दे रखी हैं, और यहाँ पे आपको स्पर्मेटोगोनिया वाली सेल दे रखी है यहाँ पे साइड साइड में इस तरीके से। और जो आपको बीच में कुछ सेल दे रखी हैं जो बड़ी बड़ी सेल हैं, ये आपकी कौन सी हैं? ये है आपकी सर्टोली सेल, जो कि इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करेंगी। तो ये आपकी सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स का कट सेक्शन दे रखा आपको। इसके बाद बात करते हैं हम पेनिस के बारे में। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। पेनिस जो है वो मेल का बाहर वाला ऑर्गन है, मेल का बाहर वाला ऑर्गन है। इसका काम क्या है? इट इज मेकअप ऑफ स्पेशल टिश्यू। ये एक स्पेशल टिश्यू से बना हुआ है। जो स्पेशल टिश्यू क्या काम करते हैं? हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, जो कि पेनिस को इरेक्शन करने में, मतलब पेनिस के अंदर तनाव लाने में सहायता करते हैं। और जो पेनिस का ये तनाव होता है वो फैसिलिटेट, वो सुविधा प्रदान करता है इंसेमिनेशन करने का। इंसेमिनेशन का मतलब स्पर्म को वेजाइना के अंदर छोड़ने के लिए। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, तो पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है उसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, उसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और वो एक लूज फोल्ड लेयर के द्वारा कवर होता है। उस लूज फोल्ड स्किन को जो नाम देंगे वो नाम देंगे फोर स्किन। इसके बाद है आपका एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगी, उन ग्लैंड के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इन ग्लैंड के अंदर आपको 3 ग्लैंड देखने को मिलेंगी। आपका सेमिनल वेजिकल सबसे पहली ग्लैंड, दूसरी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, और आपकी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब मैं बात करूं यहाँ पे सेमिनल वेजिकल और बल्बो यूरेथ्रल, ये दोनों ग्लैंड पेयर्ड में होती हैं, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी वो सिंगल होती है। तो आपको ध्यान रखना पेयर में ग्लैंड कौन सी है, सिंगल में ग्लैंड कौन सी है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सी ग्लैंड है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको जस्ट जैसे ही हम पेनिस के ऊपर पहुँच रहे हैं तो पेनिस के ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी 2 ग्लैंड दे रखी हैं। इन दोनों ग्लैंड को हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके जस्ट ऊपर आपको एक सिंगल, ये वाली एक सिंगल ग्लैंड होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे पेयर में 2 ग्लैंड है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसे हम सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बोलते हैं। तो आइए तीनों के फंक्शन देखते हैं हम यहाँ पे। तीनों का फंक्शन क्या है? इन तीनों का फंक्शन जो है, सबसे पहले आपका सेमिनल वेजिकल के बारे में बात करते हैं। तो सेमिनल वेजिकल क्या काम करता है? सेमिनल वेजिकल अपना प्लाज्मा छोड़ता है और इसके प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या काम करता है? इसके अंदर फ्रक्टोज क्या काम करेगा? फ्रक्टोज भोजन प्रोवाइड करवाएगा स्पर्म के लिए, कैल्शियम भी, और कुछ एंजाइम जो होंगे वो क्या काम करवाएंगे? जो वेजाइना के अंदर, अब जैसे ही पेनिस वेजाइना के अंदर जाएगा तो पेनिस स्पर्म को छोड़ेगा, तो वेजाइना के अंदर कुछ माइक्रोब्स होंगे और उन माइक्रोब्स को किल करने का ये एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका अपना वाइट कलर का फ्लूइड सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और एल्कलाइन मीडियम भी होता है। और ये एल्कलाइन मीडियम क्या हेल्प करता है? ये आपका एल्कलाइन मीडियम वेजाइना के ट्रैक्ट में जो एसिडिक मीडियम होगा और एल्कलाइन एसिडिक मीडियम दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन करेगा उसको, जिससे कि स्पर्म की लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्पर्म जो होगा, जैसे ही स्पर्म वेजाइना के अंदर जाएगा तो वहाँ पे वेजाइना के अंदर स्पर्म को एसिडिक मीडियम मिलेगा, और एसिडिक मीडियम के अंदर स्पर्म जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ से ये ग्लैंड एल्कलाइन मीडियम देने का वर्क भी करती है। और इसके अंदर जो आपको
वाइट कलर का फ्लूइड जो होता है वो आपका उसके अंदर प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्लाज्मा होता है। इसके बाद जो आपकी ग्लैंड है तीसरी वाली, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या काम करती है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये ग्लैंड अपना सीक्रेशन पहले छोड़ती रहती है। स्पर्म को सीक्रेट होने से पहले ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ती रहती है और इसका सीक्रेशन वाटरली होता है बिल्कुल। तो इसका सीक्रेशन जो होता है वो वेजाइना ट्रैक्ट को एक तरीके से इनक्यूबेटिंग बनाता है। इनक्यूबेटिंग का मतलब उसे ल्यूब्रिकेंट कर देता है, उसे चिकना बना देता है, जिससे कि पेनिस और स्पर्म जो है आसानी से मूव करे और पेनिस का एक तरीके से पेनिस जो आसानी से वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाए और स्पर्म को रिलीज करे। तो ये है आपका यहाँ से द सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो पेनिस के लिए एक तरीके से चिकना पदार्थ है जो पेनिस को चिकना बनाने में काम करता, ताकि वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर पेनिस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की NCERT लाइन टू लाइन रीड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।